ठीक है, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे लास्ट टाइम? सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया था ना, सेल वॉल स्टार्ट कर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, कुछ याद है कि नहीं? कौन दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल? निकोल्सन एंड सेंगर। क्या मॉडल था आप बताओ? मॉडल का क्या नाम था? निकोल्सन एंड सेंगर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया था, उसका क्या नाम था? मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पढ़े नहीं हो घर पे? रिवाइज करके आएगा और फिर ऐसे आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि पढ़ा नहीं रहे। अच्छा, रिवाइज करना ज़रूरी है ना, कोई भी चीज़ जब तक पढ़ोगे नहीं। देखो मेहनत तुम लोग करो तो भी हमको मज़ा आएगा करने में मेहनत। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे तो फिर सामने से खाली हम करेंगे तो नहीं सही लगेगा ना। पढ़ के आया करो। पढ़े हो थोड़ा, बिल्कुल नहीं रिवाइज की हो। थोड़ा सा क्या होता है? तुम लोग पढ़े हो, रिवाइज किए हो? थोड़ा सा क्या पढ़े हो बताओ? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा गया कुछ तो बताओ। ऑस्मोसिस पढ़े थे हम लोग ना। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न क्या होता है? पराशरण बताओ। डिफ्यूज़न, पराशरण नहीं पता है? हाँ, चलना तो मतलब वो कैसे चलता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है पराशर में। हाई से लो में जाता है, लो से हाई में नहीं जाता है। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव? आप बताओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े थे? आप लोग बताओ, किसी को पता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव में क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, और पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाता है। जो एनर्जी करेंसी है हमारे बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? कोई उस दिन चिल्ला चिल्ला के बता रहा था फुल फॉर्म वगैरह, बताओ आज कहाँ गया? एटीपी को फुल फॉर्म बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, याद करके आओ, चीज़ों को पढ़ के आओ। ऐसे कैसे चलेगा है? आगे का पढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल वॉल होता है किस में पाया जाता है? आवाज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में कौन बोला नहीं पाया जाता? एनिमल्स में नहीं पाया जाता, लेकिन नॉर्मल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्सेप्शन है, एनिमल में नहीं पाया जाता। लिख सकते हैं कुछ में पाया जाता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में एक जगह एब्सेंट होता है। कहाँ पे एब्सेंट होता है? कहाँ पे? माइकोप्लाज्मा।
प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, किस चीज़ से बना होता है? हाँ, क्या क्या सही जा रहा है बताओ। क्या? नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन था। तो अगर पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि इन प्रोकैरियोट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ईदर म्यूरिन और म्यूरिक एसिड। इन तीनों में से किसी एक चीज़ से मिलकर बनी होती है। जब यूकैरियोटिक में बात करते हैं, ये किस में पाई जाती है? सबसे पहले एल्गी में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद फंजाई में, एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल। प्लांट के अंदर सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गी के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है और प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अब देखो इसमें भी अगर इसका हम लोग कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से ये बना हुआ है, तो एल्गी में डिफरेंट होता है, फंजाई में डिफरेंट होता है और प्लांट में डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले एल्गी की। एल्गी में यहाँ पे जो एल्गी होता है, इस केस में ये बना होता है हेमीसेलुलोज का। वो हिंदी में भी इसको हेमीसेलुलोज ही बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हो, ये जो इसका बना होता है एल्गी में हेमीसेलुलोज का बना होता है, फंजाई में काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं फंगल सेलुलोज। क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज। एक काइटिन एक एलिमेंट है, सिंपल सा। ये भी काइटिन जो है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है किसका होता है? काइटिन का। उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फंगल सेलुलोज या फिर कवक सेलुलोज, ठीक। और प्लांट में किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे और सारे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी हेमीसेलुलोज के अलावा यहाँ पे भी आपके मिनरल्स होते हैं, मैनोज होते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स ये लोग बने होते हैं। तो इसके हमको एलिमेंट को तो रेक्टिफिकेशन करना, भाई याद करना कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल बना हुआ है। ये एकदम याद करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसको हमको किसी तरह से रोड लर्निंग के थ्रू रट लेना है। फिर से एक बार देख लो, एल्गी का किससे बनता है? हेमीसेलुलोज, मिनरल्स और मैनोज होते हैं, ठीक है। फंजाई का काइटिन से बनता है और प्लांट का सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है। मिनरल्स और पैक्टिन वगैरह और ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। इतना क्लियर है? अब हम लोग एक एक चीज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे बनता है, हेमीसेलुलोज क्या है, सेलुलोज कैसा होता है, ठीक है। इतने में कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नहीं आ रहा है जरा देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मिटा दें? हाँ, हो गया। तो सेल वॉल कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। जनरली जो सेल वॉल होता है, हम लोग
स्ट्रक्चर देखे तो 3 तरह का सेल वॉल पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है और एक टर्शियरी सेल वॉल। ये सेल है, ये एक सेल, ठीक। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, पहला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी का मतलब समझ रहे हो ना, प्रथमक बोलते हैं शायद, प्राथमिक भित्ति इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्ति। ये प्राइमरी सेल वॉल होता है, ये सबसे पहले डेवलप करता है। सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होता है? प्राइमरी सेल वॉल का होता है। फिर इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये इनलार्ज कर सकता है, अपने आप को बड़ा कर सकता है। ये लिविंग नेचर का होता है। कैसा होता है? लिविंग होता है। इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब समझ लो कि अगर मान लो ये ऐसे है तो कुछ दिन बाद ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो रहा है, दो हर साइड में इसका ग्रोथ दिख रहा है। ये ऑल डायरेक्शन में ये ग्रो कर सकता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो जितने भी डायरेक्शन होते हैं सारे डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। ये लिविंग नेचर का होता है। अगर बात करें इसकी कंपोनेंट का कि किन किन कंपोनेंट से बना होता है, तो देखो इसमें जो हेमीसेलुलोज होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेलुलोज। प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज का कंपोनेंट ज़्यादा होता है सेलुलोज की अपेक्षा। सेलुलोज हेमीसेलुलोज क्या है, सिंपल सा जानो, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। पढ़ा है ना, बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना, जैव अणु जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जैव अणु पढ़ा है ना। जैव अणु में तो डिफरेंट टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा। वैसे ही ये क्या है, जो हेमीसेलुलोज या सेलुलोज की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ टाइप है ये हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वहाँ पे हेमीसेलुलोज का अमाउंट जो है ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द सेलुलोज। इतना क्लियर हो गया। तो इसके 3 हम बेसिकली चीज़ देखें कि प्राइमरी सेल वॉल है, ये लिविंग होता है, दूसरा इसमें ग्रोथ पाई जाती है, और ग्रोथ जो होता है ऑल डायरेक्शन में होती है, इतने सारे डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। और तीसरा पॉइंट है कि किसका बना हुआ है, इसमें हेमीसेलुलोज और सेलुलोज दोनों पाए जाते हैं, पर हेमीसेलुलोज का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सेलुलोज का क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया इतना? ये यूनिवर्सल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेल वॉल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह पाया जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी कहीं पे भी अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहीं पे मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे अगर प्राइमरी सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल है, तो प्राइमरी सेल वॉल होना जरूरी है। मे भी चांसेस है कि सेकेंडरी सेल वॉल ना हो, और टर्सरी तो बहुत कम जगह पाया जाता है, लेकिन प्राइमरी हर जगह पाया जाता है। जहाँ पे भी सेल वॉल पाई जाएगी वहाँ पे आपकी प्राइमरी सेल वॉल पाई जाएगी, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल सेल वॉल है, ठीक। इतना क्लियर हुआ? अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स में ना कुछ प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन क्या करती है, इसके लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कैसे करती है, जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम बताएंगे। बस इतना जानो कि यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है जो इसके लेंथ को, जैसे ग्रोथ हो रहा है ना, तो ग्रोथ होने के लिए कुछ तो चाहिए, वही प्रोटीन हेल्प करती है इसके ग्रोथ में। कैसे करती है अभी आगे हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो बताएंगे, ठीक। ये इतना क्लियर हो गया ना। ये 4 पॉइंट देखो, प्राइमरी सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, लिविंग नेचर का होता है। दूसरी बात है इसमें ग्रोथ होता है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी में नहीं होता है। तीसरी चीज़, इसमें हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, सेलुलोज का कम होता है, और ये यूनिवर्सल सेल वॉल इसको बोलते हैं क्योंकि हर जगह पाया जाता है। क्लियर? बिटा दें। इसके बाद होता है सेकेंडरी सेल वॉल।
हिंदी में बोलते हैं सर द्वितीयक, द्वितीय भित्ति। ये क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल का पहला वाला जैसे था, इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये जो होता है अंदर के साइड में इसकी ग्रोथ होती है, यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट पीछे है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला लेयर है ब्लैक वाला, उसको कहेंगे सेकेंडरी सेल। जो पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल किस साइड में पाया जाता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। मतलब प्राइमरी सेल वॉल होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ये जो होता है तुम्हारा, इसमें सेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है और हेमी सेलुलोज का अमाउंट कम होता है। यहाँ पे सेलुलोज का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है और हेमी सेलुलोज का अमाउंट कम होता है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। देखो, पहली चीज़ ऐसे बाहर सेल वॉल रही होगी, ठीक है, उसके अंदर में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब उन दोनों के बीच में सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल होगा जस्ट पीछे उसके क्या होगा, ग्रोथ होगी किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होगा, लिविंग नहीं होगा और इसलिए उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो पहले क्या था कि हम देख रहे थे कि ये प्राइमरी सेल वॉल था, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था, हर साइड से उसमें ग्रोथ हो रही थी और धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ऐसा। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो अगर इतना बड़ा होगा स्टार्टिंग में, बाद में भी ये इतना ही बड़ा होगा, ये इसमें इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो साइज है वो बढ़ेगा भी नहीं या फिर घटेगा भी नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ बात करें कि किससे बना होगा, तो इसमें सेलुलोज का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा वहाँ हेमी सेलुलोज के अपेक्षा। प्राइमरी में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे हेमी सेलुलोज ज़्यादा था, सेलुलोज कम था। इस यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा, यहाँ पे सेलुलोज ज़्यादा है और हेमी सेलुलोज क्या है, कम है। दो चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ क्या होता है, इसमें कई लेयर्स पाए जाते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है इसमें कई लेयर पाए जाते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं S1, S2, S3, ऐसे ढेर सारे इसमें लेयर्स होते हैं। ये मल्टी लेयर्ड होता है, बोल सकते हैं मेनी लेयर्स का। लेयर्स का मतलब समझ रहे हो ना, परत। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई परतें होती हैं। जैसे एक सिंगल हम लोग को, तो ये इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कई छोटी छोटी इसमें लेयर्स होंगी, परतें होंगी, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें, देख लो ना, ये एक लेयर हो गई, इसका नाम हम लोग रख दिए S1। ये ब्लैक वाली दूसरी लेयर हो गई, इसका नाम रख दिए S2। और ये ग्रीन वाली तीसरी लेयर हो गई S3। ऐसे और भी लेयर प्रेजेंट हो सकती है, पर बेसिकली ऐसे लेयर्स, इसमें लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेयर्स का नाम लोग रखते हैं S1, S2, S3, जितने भी लेयर होंगे उस हिसाब से उनका नाम रख देंगे। ये चीज़ देखने के लिए S2 होता है जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है, फिर S1 होता है, फिर S3। अगर चौड़ाई देखें, ब्रॉडनेस देखें इसकी, कितना कौन चौड़ा होगा, सबसे अधिक चौड़ाई किसकी होगी, आपकी S2 लेयर की। ठीक है, उसके
उसके बाद फिर S1 लेयर और फिर S3 लेयर। ऐसे देखने से भी लग रहा होगा देखो चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बने हुए हैं, इसकी चौड़ाई ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगी चिकनी। तो ये चीज़ होता है इसमें कि S2 की सबसे अधिक होती है, फिर S1 होती है, फिर S3 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में कोई पूछेगा तो कर बता दोगे ना। इसके बाद होता है टर्शियरी सेल वॉल। इसकी हिंदी क्या है, तृतीयक ही होनी चाहिए। ये हो गया बेटा। टर्शियरी सेल वॉल के बारे में देखते हैं। टर्शियरी सेल वॉल क्या होता है कि ये भी जस्ट सेकेंडरी सेल वॉल के जस्ट ऊपर, मतलब कि सबसे पहले हमने बना दिया प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसके अंदर हम लोग बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाले को जो वो सेकेंडरी हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे तीसरी जो लेयर बनेगी वो है टर्शियरी। ग्रीन वाली रहेगी टर्शियरी, बीच वाली कैसे। जो टर्शियरी होती है ये भी डेड होती है। कैसी होती है ये? डेड होती है, नॉन लिविंग डेड होती है। पहला कैरेक्टर। दूसरी चीज़ इसमें हमको याद रखना है, ये बेसिकली हेमी सेलुलोज की मिलके बनी होती है। जो यहाँ पे हेमी सेलुलोज पाया जाता है अच्छे अमाउंट में। सेलुलोज के रिस्पेक्ट में, और सेलुलोज जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब नहीं के समान होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो होता है टर्शियरी सेल वॉल का वो हेमी सेलुलोज से मिलकर ही बना होता है। और सेलुलोज जो पाया जाता है बट बहुत ही कम अमाउंट, उसको ना के बराबर मान लें कि सेलुलोज ना के बराबर पाया जाता है बट बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट पाया जाता है सेलुलोज का। और मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? हेमी सेलुलोज का होता है। यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं होती। ये इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। और ये पाया जाता है जनरली सारे सेल्स में नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पढ़ा सब लोगों ने? जिम्नोस्पर्म का नाम सुना है? पढ़ेंगे अभी, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म बस अभी इतना याद लो कि जिम्नोस्पर्म का एक पार्ट होता है ट्रैकिड्स, वहाँ पे पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म जब पढ़ेंगे तो ट्रैकिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो इतना याद रखना है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाया जाता है। ये जनरली बाकी जगह नहीं पाया जाता, बहुत कम जगह पाया जाता है। ये डेड सेल होता है, बेसिकली एकदम वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसमें पानी नहीं घुस सकता है, इतना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होता है, बिल्कुल परमेबिलिटी इसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हमको मतलब तुम लोग को वो करा दें, लिखवा दें बोल के, या फिर बस बोर्ड पे जितना चल रहा है उससे काम हो जाएगा? लिखवा देते हैं हम, सही रहेगा तुम्हें नोट्स। ठीक है ना, कोई इशू? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देंगे। लिखो सेल वॉल।
सेल वॉल हिंदी में कोशिका भित्ति, ठीक है। इट इज़ अ नॉन लिविंग, सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। हिंदी में लिखेंगे कि कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है और वो काफ़ी सख्त होती है, ठीक। फिर लिखेंगे ये कोशिकाओं को, पौधे ने, ये कोशिकाओं को उनका आकार प्रदान करती है। सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल्स, सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल्स। 2 पॉइंट लिखे ना। पहला पॉइंट था कि ये निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है, ठीक। ये जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको आकार प्रदान करती है, शेप प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये लिखो, ये इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यह कोशिका को बाहरी चोटों से बचाती है, यह कोशिका को बाहरी चोटों से बचाती है। हाँ 4th पॉइंट है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये पौधों के कोशिकाओं को बाहरी चोट से बचाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। यह कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं से कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं से बातचीत में मदद करती है, इंटरेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना। अरे कोई 2 सेल्स हैं तो 2 सेल किस तरह एक दूसरे से बातचीत करती हैं, एक दूसरे को बताती हैं। भाई सेल्स के अंदर भी एक होता है, वो भी एक दूसरे से बात करती हैं, तभी बताएंगे। एक सेल अगर मान लो किसी सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा तो दूसरे सेल को बताएगी भाई देखो मेरे में अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, मेरे से दूर हो जाओ, या फिर नहीं तो तुम्हारे अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सेल्स के बीच में भी बातचीत होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, आगे पढ़ेंगे। तो ये सेल वॉल के ही थ्रू सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, कोशिकाओं के बीच में बातचीत होती है, ठीक है। सेकेंड अगला लिखेंगे एल्गी की कोशिका भित्ति, एल्गी शैवाल, हाँ शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज, हाँ हेडिंग है, शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज गैलेक्टेंस, ये देवनागरी में भी लिखना और बगल में इंग्लिश में भी लिख लेना, स्पेलिंग लिख लो, GALACTANS। यह सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनोज एवं मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है। मिनरल्स को क्या बोलते हैं? दिमाग से उतर गया है। क्या लिखे बताओ, मुझसे पूछो, हमसे पूछो क्या हाँ छूट रहा है। देखो ये सेलुलोज गैलेक्टेंस और मैनोज एवं मिनरल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब लिखो, इंग्लिश वाले लिखे, हाँ
सेलुलोज की होती है। हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनोज, इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं कुछ। ठीक है, ये लिखो, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, लिख लिया है। और कोई इंग्लिश में लिखने वाला है? एक बार बोल देना, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनोज एंड मिनरल्स। मिनरल्स के बीच में लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, कौन सा मिनरल होता है यहाँ पे? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली होता है। ठीक, प्लांट लिखेंगे, पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन एवं प्रोटीन से मिलके बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन एंड प्रोटीन। फिर लिखेंगे सेल वॉल ऑफ फंजाई, नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे फंगल सेलुलोज, हिंदी वाले लिखेंगे कवक सेलुलोज, फंगल सेलुलोज या फिर कवक सेलुलोज। ठीक, अब लिखेंगे सेल वॉल इज बेसिकली 3 टाइप। सेल वॉल इज बेसिकली 3 टाइप। कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती है। पहला, प्राथमिक भित्ति, इट इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल। प्राथमिक भित्ति, ब्रैकेट में लिखना प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल या फिर द्वितीय भित्ति। दूसरा हो गया सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय भित्ति, और तीसरा हो गया टर्सरी सेल वॉल या फिर तृतीय भित्ति। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर लिखेंगे, प्राइमरी सेल वॉल हेडिंग डालेंगे, प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल। इसमें लिखेंगे ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन, ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे इस हिंदी वाले लिखें, इसमें ग्रोथ जो होती है सभी दिशाओं में होती है। हाँ, वृद्धि, हाँ हिंदी में वृद्धि, इसमें वृद्धि जो होती है सभी दिशाओं में होती है। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेल वॉल भी कहते हैं। देवनागरी में भी हम इसको यूनिवर्सल लिखेंगे, इसको हम यूनिवर्सल सेल वॉल भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सेल वॉल। यहाँ पे हेमी सेलुलोज की मात्रा, यहाँ पे हेमी सेलुलोज की मात्रा सेलुलोज के अपेक्षा अधिक होती है। द अमाउंट ऑफ हेमी सेलुलोज इज मोर देन सेलुलोज। हिंदी में यहाँ पे हेमी सेलुलोज की मात्रा सेलुलोज के अपेक्षा अधिक पाई जाती है या अधिक होती है।
यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम एक्सपेंसिन है, हिंदी में भी यही इसको यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम एक्सपेंसिन है। हेयर अ प्रोटीन नेम्ड एक्सपेंसिन विच हेल्प इन द ग्रोथ, यहाँ पे एक प्रोटीन एक्सपेंसिन पाया जाता है जो कि वृद्धि में मदद करता है। इंग्लिश इसमें एक पॉइंट आगे इंग्लिश में बढ़ा देंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर। अब दूसरा डालेंगे सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति। हाँ, लिविंग होती है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है सेल वॉल जब स्टार्टिंग में बनती है तो वो लिविंग होती है, फिर जैसे जैसे मैच्योर होता है तो ये प्राइमरी सेल वॉल ख़त्म हो जाती है, उसी की जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, तो फिर वो डेड नेचर की हो जाती है। स्टार्टिंग अब लिविंग नहीं रहेगी तो ग्रोथ कैसे होगा? सेल इतनी, अब स्टार्टिंग वाले सेल इतनी बड़ी है तो हमेशा इतनी बड़ी रह जाएगी, लिविंग होना चाहिए ना ग्रोथ के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लिविंग होती है, बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होती है वो टूट जाती है, उसकी जगह पर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डेड नेचर की होती है। ठीक है, क्या लिखे है? सेकेंडरी सेल वॉल लिखे, सेकेंडरी सेल वॉल है द्वितीय कोशिका भित्ति। हियर नो डिवीजन टेक्स प्लेस, हियर नो डिवीजन टेक्स प्लेस, इट इज़ हार्ड एंड थिक, ये सख्त और मोटा होता है, यह सख्त और मोटा होता है। सेकेंडरी सेल वॉल है इंग्लिश में। Here there is no division takes place, here no division takes place, it is hard and thick in nature, it is hard and thick in nature, it is multi layered, यह बहुपरती होता है, इसमें कई परतें पाई जाती हैं, इसमें कई परतें पाई जाती हैं। यहाँ पे सेलुलोज की मात्रा हेमी सेलुलोज की मात्रा से कम होती है, सॉरी यहाँ पे सेलुलोज की मात्रा हेमी सेलुलोज की मात्रा से ज़्यादा होती है। हेयर द अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज़ मोर कंपेयर टू हेमी सेलुलोज, यहाँ पे सेलुलोज की मात्रा हेमी सेलुलोज की मात्रा से अधिक पाई जाती है। सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी में सेलुलोज ज़्यादा होगा, हेमी सेलुलोज कम होगा। प्राइमरी में क्या था? हेमी सेलुलोज ज़्यादा था, सेलुलोज कम था। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, सेलुलोज लेयर्स आर अरेंज डिफरेंटली, सेलुलोज लेयर्स आर अरेंज डिफरेंटली, it is in the form of S1, it is in the form of S1, S2, S3। ये वाला डायग्राम बना लेना, पीछे जो डायग्राम बनवाए थे ना इसका वो बना लेना। हिंदी में लिखो, सेलुलोज की विभिन्न परतें पाई जाती हैं, सेलुलोज की विभिन्न परतें पाई जाती हैं जिनका नामकरण S1, S2 और S3 के रूप में किया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। द्वितीय कोशिका भित्ति यूनिवर्सल नहीं होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ नॉट यूनिवर्सल। ठीक, लिखेंगे टर्शरी सेल वॉल।
टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल में लिखेंगे डेड होता है, यहाँ पे हेमी सेलुलोज, डेड मतलब मृत होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं मृत होती हैं। यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। प्रोटोप्लाज्म गेट रिड्यूस्ड, प्रोटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है, तो अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज गेट रिड्यूस्ड। अमाउंट ऑफ हेमीसेलुलोज, द अमाउंट ऑफ हेमीसेलुलोज is higher than cellulose। यहाँ पे हेमीसेलुलोज की मात्रा सेलुलोज की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यहाँ हेमीसेलुलोज की मात्रा सेलुलोज की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना। देखो होता क्या है, जो सेल वॉल होता है ये दो टाइप का होता है। इसमें एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन, क्या बोलते हैं स्केलेटन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ढांचा। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सेल वॉल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्केलेटन और दूसरा होता है मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको देखने को सेल वॉल का। ये वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन, और ये जो सेमी लिक्विड जैसा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। स्केलेटन जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। इसका बना होता है सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा यहाँ पे क्या पाई जाती है, माइक्रोफाइब्रिल्स पाई जाती है। क्या होता है माइक्रोफाइब्रिल्स? यहाँ पे क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है, वाटर होता है और मिनरल्स होता है। ठीक, अगर हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्ट्रक्चर में दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट को हम लोग स्केलेटन बोलेंगे और दूसरे पार्ट को मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट मीन्स एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, कोई सेमी सॉलिड कोलाइडल मटेरियल है, समझ रहे हो? जैसा बोला गम जो होता है ना, गम जो हम लोग यूज़ करते हैं वैसा उस टाइप का कोई मटेरियल है। उसके अंदर क्या है, कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स और सेलुलोज क्या है उसमें अरेंज है। ऐसा ही होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसको देखते हैं सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल वॉल का तो स्ट्रक्चर समझ गए कैसा होगा, अब सेलुलोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो सेलुलोज होता है ये आपका एक पॉलीमर होता है। क्या होता है, पॉलीमर होता है। इसको हिंदी में बहुकक कुछ ऐसे बोलते हैं, बहुलक। ठीक है,
सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। इसका पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक, किसका पॉलीमर? ग्लूकोज का। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है? तो इसमें पता है किसी को? नहीं पता है। नहीं पता तो क्या होता है मोनोमर? सोनू नाम है ना आपका? पता सोनू क्या होता है मोनोमर पॉलीमर? बहुत सारा। और मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट। अगर एक सिंगल रहेगा तो उसको मोनोमर बोलेंगे। वही सिंगल यूनिट बार कई यूनिट चेन बना लेगी तो उसको बोल देंगे पॉलीमर। अगर वो 10 या 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 10 या 10 से अधिक होगा तो पॉलीमर के केस में आएगा। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज की ऐसे ग्लूकोज की ढेर सारे चेन एक लंबी सी बनती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलोज बोलेंगे। एक लंबी सी चेन होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलोज। तो ये सेलुलोज में देख लो कि सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है, एक टाइप का, मतलब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ और नहीं पड़ता है। इसलिए सेलुलोज को हम एक और नाम से जानते हैं, ये होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड। इसको अगर हम लोग तोड़े तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि होमोपॉलीसेकेराइड है क्या। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। सिमिलर। पॉली का मतलब बहुत सारा, मतलब एक जैसा बहुत सारा ग्लूकोज क्या है? अरेंज। सेक्राइड का मतलब बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, शुगर के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी सेक्राइड है तो शुगर के लिए हम लोग सेक्राइड का यूज़ कर देते हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड जिसको बोलते हैं। क्यों होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह के ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, पूरे इसमें ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज के अलावा सेलुलोज में और कुछ नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज का कोई फार्मूला बताएगा? सब तो पढ़ गया है ना। क्या 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 और कोई बताओ? गलत बताओ। C6H12O6 करेक्ट। तुम चीनी का बताने लगे, सुक्रोज का, कहाँ कहाँ पहुँच जाते। तो ये मतलब एक ग्लूकोज ऐसे लाइन से ढेर सारे ग्लूकोज अरेंज है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसमें तो एक जैसा है, इसमें ग्लूकोज के अलावा ऐसा नहीं एक फ्रक्टोज है, मैनोज है, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये कैसा है? होमो है। होमो का मतलब एक जैसा। अगर मान लो यहीं पे दो होता, ग्लूकोज होता ग्लूकोज के साथ कुछ और जोड़ दो, मान लो फ्रक्टोज हो जाता, ऐसे चेंज चलती ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज ग्लूकोज, ऐसे होती चेन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी कोई चेन होती है, यहाँ पे सिमिलर है तो इसलिए यहाँ पे होमो बोल रहे हैं। होमो का जस्ट अपोजिट क्या होता है? हेटेरो। ठीक, इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो जो सेलुलोज होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है, उसके अलावा हेमीसेलुलोज ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। देखो काइटिन का स्ट्रक्चर देखने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये सेलुलोज वाला होता है स्ट्रक्चर, बस इसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। तो इसमें दो एलिमेंट हो गए ना, ग्लूकोज के अलावा भी कुछ नाइट्रोजन ऐड हो गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। कौन? काइटिन भी। लेकिन हेमीसेलुलोज क्या है? वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड वो भी है। तो सिर्फ सेलुलोज क्या होता है? होमो होता है, बाकी दोनों क्या हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मिटा दें? लिखो लिख लो इसको। अब कहीं कोई पूछेगा कि क्या होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड या होमोपॉलीसेकेराइड, तो बता दोगे ना केमिस्ट्री में सब क्या होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड बताओगे कि नहीं? क्या होता है ये तो बताया। तो सेम चेन, एक ग्लूकोज की कंटीन्यूअस चेन से ग्लूकोज, ठीक है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? होमो मतलब एक जैसे, सब कुछ एक जैसा है।
ये लाइन से कई है इसलिए इसको पॉलीबॉडी हम यूज़ करते हैं, और सेक्राइड जो होता है हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद दिमाग में याद रखना। अगर सेल वॉल का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो दिमाग में याद रखना, सेल वॉल होती है कैसे स्ट्रक्चर होगी। तो सेल वॉल को करेंगे दो पार्ट होंगे, एक होगा स्केलेटन जो ढांचा वाला पार्ट होगा, एक होगा मैट्रिक्स वाला पार्ट। ठीक है, मैट्रिक्स वाला कैसा होगा, सेमी सॉलिड नेचर का होगा। ठीक है, सेमी सॉलिड गम जैसा, जैसा गोद वोद होता है हम लोग का, हाँ जेल जैसा होगा। फिर उसमें क्या होगा, आपके कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे माइक्रोफाइब्रिल्स और सेलुलोज के स्ट्रक्चर जो स्केलेटन में प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग देखे थे कि सेलुलोज होता है, यहाँ पे देखते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स भी है। क्या होता है माइक्रोफाइब्रिल्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सेलुलोज है, ये किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज। बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा, सेलुलोज बनाएगा। सेलुलोज बहुत सारा सेलुलोज मिलकर क्या बनाएगा, माइसेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, मिसेल्स बनाएगा, माइसेल्स बनाएगा। ये अप्रॉक्स 20 सेलुलोज मिलकर ये मिसेल्स बनाएंगे। फिर ये 250 मिसेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। और कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर क्या बनाएंगे, मैक्रोफाइब्रिल्स। अब सिंपल सा चीज़ है कि एक छोटी सी ग्लूकोज रही होगी, सिंगल ग्लूकोज रहा होगा, ढेर सारा ग्लूकोज होगा, उसमें ढेर ग्लूकोज जोड़ते गए। ठीक, तो ये सेलुलोज बन गया। अब सेलुलोज को उठाया, ढेर सारे सेलुलोज को आपस में जोड़ा तो मिसेल बन गया, ढेर सारे मिसेल्स को आपस में जोड़ा तो माइक्रोफाइब्रिल्स बन गया, और ढेर सारे माइक्रोफाइब्रिल्स को आपस में जोड़ा तो मैक्रो। तो ये आई है और ये ए है, इतना ही डिफरेंस है माइक्रो मैक्रो। मैक्रो ज़्यादा बड़ा होता है, माइक्रो उसके अपेक्षा छोटा होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखना, पूछेंगे कि माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होता है, तो किसका बना होता है, सिंपल सा ये सेलुलोज का बना है, क्लियर है, या फिर ग्लूकोज का बना है। सबसे बेसिक यूनिट पूछ देगा अगर तो ग्लूकोज है सबसे बेसिक यूनिट। अब मान लो ये पूछ दिया कि माइक्रोफाइब्रिल्स किसका बना है, इसमें मिसेल भी बेसिक यूनिट नहीं पूछा, बस पूछा है कि किससे बना है। अगर मिसेल भी दिया है तो ये भी हम ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो ये इसकी क्या कहते हैं अरेंजमेंट है कि कैसे बनता है। तो सबसे छोटा जो बेसिक एलिमेंट होगा वो ग्लूकोज होगा, फिर उसके बाद सेलुलोज होगा, उसके बाद मिसेल होगा, फिर माइक्रोफाइब्रिल होगा, फिर मैक्रोफाइब्रिल। इतना समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो नीट में इस लेवल का आएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगला स्ट्रक्चर है मिडिल लैमिना। हिंदी में इसको कहते हैं पट्टलिका, मध्य पट्टलिका। मिडिल लैमिना या फिर मध्य पट्टलिका बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है मिडिल लैमिना, कोई ये एक सेल है, एक ऊपर सेल है, ये दूसरी सेल है। तो दो सेलों को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमिना करता है। दो नाइबरिंग सेल, दो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, मिडिल लैमिना। कोई भी दो अगर आपस में एक दूसरे के अगल बगल है तो एक दोनों को जो आपस में जोड़ना है, तो जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो क्या होगा, मिडिल लैमिना होगा। क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्यों बोलते हैं, अरे जैसे दो ईंटा को ईंटें होती है ना, ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स को जोड़ने में सीमेंट का यूज़ करते हैं, ऐसे दो सेल्स को जोड़ने के लिए हम लोग मिडिल लैमिना का यूज़ करते हैं। ठीक, तो दो सेल्स अगर पूछेगा कि दो सेल्स, मान लो ये दो सेल्स,
इसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से घुमाता है कि अगर 2 सेल प्रेजेंट है तो आउटर लेयर क्या होगी। तो जब 2 सेल प्रेजेंट है आपस में तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो मिडिल लैमेला होगी। अगर एक सिंगल सेल है तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी। सिंपल बात है, प्राइमरी सेल वॉल बोल सकते हैं, सेल वॉल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल सेल है तो सेल वॉल है, अगर क्या कहते हैं तुम्हारा 2 सेल है तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, मिडिल लैमेला हो जाएगा। ये जो मिडिल लैमेला बना होता है किससे बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट एक केमिकल का नाम है, इससे बना होता है। जो मिडिल लैमेला होता है किससे बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। कैसे बनता है देखो, इसका सेल डिवीज़न अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जब सेल डिवीज़न होता है, मतलब सेल डिवीज़न का बेसिक अभी नॉर्मल समझो कि सेल क्या होता है, 2 भागों में टूटते हैं, 2 डॉटर मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है। ठीक, तो होता क्या है कि जब सेल्स टूटती हैं दूसरी डॉटर सेल बनती है, तुम्हारा जो पहली वाली सेल होगी एक सिंगल सेल होगी, उसमें तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, ये सब प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होंगे, ये भी ब्रेक डाउन होते हैं और नई सेल में नए तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी बनते हैं। तो जब ये टूटते हैं ना तो इन्हीं के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, इसी से हमारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन। ठीक, तो मतलब कोई पूछ देगा कि मिडिल लैमेला बनता कैसे है, तो मिडिल लैमेला हमको याद पता रखना है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी होता है, इनके फ्रेगमेंट, इनके टूटने से जो इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं से मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना यहाँ से। तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इतना क्लियर। ये इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 सेल्स के बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो दोनों यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इस साइड में भी साइटोप्लाज्म होगा, इन दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला एक गैप होता है जिसका नाम हम लोग रखते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, ये प्लाज्मोडेस्मेटा का काम क्या होता है कि मटेरियल का एक्सचेंज, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करना है। अब 2 घर है, मान लो ये सिंगल है घर है, दूसरा घर, तो बीच में खिड़की होती है ना, मतलब जैसे 2 घर के बीच में खिड़की है, नमक किसी घर घट गया, किसी का चाय पत्ती घट गई, तो एक दूसरे से मांग लेते हैं, कोई रिश्तेदार बाहर आया तो बीच वाली खिड़की से। तो ऐसे इनका काम चलता है कि कोई चीज़ की कमी होगी, इन दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज की जब बात होगा तो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा। प्लाज्मोडेस्मेटा को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंत्र। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंत्र। ठीक, इसका काम समझ के प्लाज्मोडेस्मेटा का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द 2 नाइबरिंग सेल्स, मतलब 2 पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में सामान का आदान प्रदान जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके हेल्प से होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, वहाँ पे देख लो ना मिडिल लैमेला है, ना सेल वॉल है, कुछ नहीं है, ये खाली है। सीधे सेल्स एक दूसरे में आपस में एक्सचेंज कर लेंगे मटेरियल का। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो आगे ये सब लिख लो, चलो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2, नहीं ऐसे लिखो 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, देयर इज 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट स्केलेटल और दूसरा मैट्रिक्स। कोशिका भित्ति की संरचना पहले हेडिंग डाली है ना, उसमें लिखोगे कोशिका भित्ति के 2 भाग होते हैं। पहला लिखोगे ढांचा, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखते रहना तुम लोग हिंदी वालों भी, ढांचा ब्रैकेट में स्केलेटल, और सेकंड दूसरा जो है मैट्रिक्स। जो स्केलेटल होता है, द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ, लिखो द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। हाँ हाँ, पहला ढांचा दूसरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में भी मैट्रिक्स ही लिखा था किताब में।
ठीक। तो इस ढांचा जो है वो सेलुलोज और माइक्रोफाइब्रिल्स का बना होता है। ढांचा जो है सेलुलोज और माइक्रोफाइब्रिल्स का बना होता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मैट्रिक्स इज मेडअप ऑफ मैट्रिक्स इज मेडअप ऑफ हेमीसेलुलोज, वाटर, मिनरल्स एंड पेक्टीन। मैट्रिक्स जल, हेमीसेलुलोज, मिनरल्स और पेक्टीन का बना होता है। मिनरल को शायद संसाधन बोलते हैं हिंदी में, मिनरल को देख लेते हैं। वैसे हिंदी कई जगह मिनरल भी लिखा होता है, हिंदी में शायद संसाधन बोलते हैं। अब लिखो, द मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज ग्लूकोज। सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। मिनरल्स को खनिज पदार्थ बोलते हैं। क्या बोले थे? हाँ, सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। 35 to 100 यूनिट्स ऑफ सेलुलोज 35 to 100 यूनिट्स ऑफ सेलुलोज फॉर्म मिसेल्स। 35 to 100 यूनिट्स ऑफ सेलुलोज 35 to 100 units of cellulose form micelles। मिसेल होता है, ठीक है, मिसेल। एंड 20 यूनिट ऑफ मिसेल फॉर्म माइक्रोफाइब्रिल। 20 unit of micelle form microfibrils and 250 units of microfibril form macrofibril। 35 से 100 यूनिट 35 से 100 सेलुलोज मिल के एक मिसेल बनाते हैं। 35 से 100 सेलुलोज मिलके एक मिसेल बनाते हैं। और 20 मिसेल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और 20 मिसेल आपस में मिलकर माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। ठीक। देखो, सेलुलोज नेक्स्ट पॉइंट से अगला पॉइंट डालो। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसेक्राइड। सेलुलोज एक होमोपॉलीसेक्राइड है जो एक तरह के छोटे यूनिट ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसेक्राइड विच इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज इज द मोनोमर। ग्लूकोज क्या हो गया? मोनोमर हो गया। और सेलुलोज क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। ऐसे लिखो, हेमीसेलुलोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज प्लस अरेबिनोज
हेमीसेलुलोज गैलेक्टोज और अरेबिनोज से मिलके बना होता है। हेमीसेलुलोज अरेबिनोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। लिखना है स्पेलिंग। गैलेक्टोज और अरेबिनोज आपस में मिलके क्या बनाते हैं? हेमीसेलुलोज बनाते हैं। वहाँ पे क्या था कि सिर्फ ग्लूकोज था, ये सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? सेलुलोज बना रहे हैं। यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, गैलेक्टोज है और अरेबिनोज है, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? हेमीसेलुलोज बना रहे हैं। ठीक, लिखो काइटिन इज सेकेंड लार्जेस्ट सब्सटेंस। Chitin is second largest substance after cellulose on earth. Chitin is second largest substance after cellulose on earth. Chitin दुनिया में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। Chitin दुनिया में दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला सबसे अधिक क्या बोलिए, काइटिन सबसे अधिक दूसरे नंबर पे दुनिया में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सेलुलोज। इंग्लिश वाले तो लिखेंगे कि सेलुलोज जो है अर्थ पे सबसे अधिक किसका अमाउंट पाया जाता है? सेलुलोज का। अगर अर्थ पे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि अर्थ पे सबसे अधिक कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारी धरती पे सबसे अधिक पाया जाता है, तो कौन सा है? सेलुलोज है। और सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा पदार्थ है? काइटिन। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेलुलोज सबसे ज़्यादा है, मतलब कि प्लांट सबसे ज़्यादा है। हाँ, उसके बाद क्या है? फंजाई होगा, क्योंकि काइटिन कहाँ पाया जा रहा है? हमारे फंजाई यानी कवक में पाया जा रहा है। तो ये हो गया। अब लिखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, हिंदी में भी यही लिखो, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन आर कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन कार्बोहाइड्रेट हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन आर कार्बोहाइड्रेट। दे आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी बॉडी। दे आर सिंथेसाइज्ड इन, उनका निर्माण गोल्गी बॉडी में होता है। मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और तुम्हारा लिग्निन, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इनका जो निर्माण होता है, इनकी सिंथेसिस होती है, वो कहाँ पे होती है? गोल्गी बॉडी में होती है। वहीं पे चलो क्यूटीन वगैरह के बारे में हाँ, लास्ट मिडिल लैमिला लिख लो। मिडिल लैमिला इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, मध्य पटलिका है ना, मिडिल लैमिला या फिर मध्य पटलिका। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, टू नाइबरिंग सेल्स लिख लेना। ठीक है, टू नाइबरिंग सेल्स। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू नाइबरिंग सेल्स। यह दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है। यह दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है। मिडिल लैमिला इज अ सीमेंटिंग लेयर। मिडिल लैमिला इज अ सीमेंटिंग लेयर formed by the fragments of Golgi body and endoplasmic reticulum। मिडिल लैमिला एक सीमेंटिंग मटेरियल है, एक सीमेंटिंग पदार्थ है जो कि गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़ों से बना होता है। मिडिल लैमिना एक सीमेंटिंग पदार्थ है जो कि गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़ों से बना होता है।
मिडिल लेमिला इज सीमेंटिंग लेयर फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द नेचर ऑफ मिडिल लेमिला इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट. मिडिल लेमिला मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है. मिडिल लेमिला is made up of magnesium and calcium pectate. Yeah, the nature of middle lamella is magnesium and calcium pectate, where the amount of calcium is more compared to the magnesium. मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के तुलना में कैल्शियम का जो मात्रा होता है वो अधिक होता है. ठीक. हाँ, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम कम पाया जाता है. देखो हम लोग सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ लिए, दैट इज सेल वॉल. इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन पढ़ लिए थे. ठीक है, अब हमको अंदर का साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है. तो 3 टर्म आएंगे साइटोप्लाज्म में, जिसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. यहाँ मिस्टिकल है तो उसके बाद कंफ्यूजन रहता है. पहला है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म और तीसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म. किसी कोई डिफरेंस बता सकता है तीनों में? कोई दो में बता दे. दो तो सही है, चलो कोई नहीं, दो सही बताइए. प्रोटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक प्रोटोप्लाज्म है, एक प्रोटोप्लाज्म है. ठीक. ये अंदर वाला न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में जो दिख रहा है न्यूक्लियस, सब क्लियर है. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक, दो चीज़ इतना क्लियर है. अब देखिए, जो एक तरह से ये भी साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है. बेसिकली हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक, न्यूक्लियस के अंदर जो जीव द्रव्य है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे. ठीक, एक चीज़ क्लियर है. अभी इस न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे?
साइटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक। और अगर हम साइटोप्लाज्म को प्लस ये जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अगर इसमें ऑर्गेनेल्स भी ऐड कर दें, मतलब प्रोटोप्लाज्म में प्लस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। इसमें अगर हम लोग ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब, और उसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ पाई जाती हैं जिसमें तुम्हारे जैसे लाइक फूड वैक्यूल्स हो गया, गैस वैक्यूल्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं स्पेसिफिक, कुछ क्या कहते हैं तुम्हारे जैसे कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, पदार्थ होते हैं स्पेसिफिक टाइप के, नाम भी याद नहीं आता, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये सब सारे मिला के इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इन तीनों को मिला दे रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ये सारा स्ट्रक्चर मिला के क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लास्ट। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर जो है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसको क्या बोले? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है ये वाला पोर्शन, मतलब इधर ये वाला, इसको हम लोग क्या बोले? साइटोप्लाज्म। इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं, मतलब इनको और इनकी एक साथ रख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोले? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पाए जाएंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, इन सबको ऐड कर दें। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, उनको ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। अंतर देखो थोड़ा सा, ये प्लाज्म है, ये प्लास्ट है, थोड़ा ही सा नाम में डिफरेंस है, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इतना क्लियर हो रहा है ना? अब देखो साइटोप्लाज्म होता है कि हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है। क्या होता है? सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है वेन्यू। किस चीज़ के लिए वेन्यू? कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर होगी, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होना है तो मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो वो उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? वेन्यू प्रोवाइड करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होना है तो हर कार्यक्रम के लिए एक जगह बताई जाती है ना, कि तो लिखा जाता है, शादी वादी में जाते हो तो वेन्यू पूछते, वेन्यू क्या है? ये मैरिज हॉल है। ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए वेन्यू क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होती है। कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, कुछ रिएक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दोनों का नेचर कैसा होता है? सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब कोलाइडल नेचर भी बोल सकते हैं। कैसा? कोलाइडल नेचर या सेमी फ्लूइड नेचर, ठीक। तो ये जब इसका अमाउंट घटता है, और सबसे पहले देखो, जब लिविंग सेल होती है, यंग सेल होती है, इसमें जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म अमाउंट होता है वो बहुत अच्छे खासा होता है, अमाउंट ठीक ठाक होता है। पर जैसे जैसे सेल ओल्ड होती जाती है, डेहिसेंस होने लगता है, तो सेल ओल्ड होती है तो धीरे धीरे क्या होता है? इस आपके साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी उसकी क्या होती है? कम होने लगती है। कोई भी केमिकल सेल, अब सिंपल हम लोग को देख लो, अगर हम लोग युवा है तो हम लोग को दौड़ा दिया जाए 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, और अगर कोई आदमी बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, तो उसको दौड़ाओगे तो नहीं दौड़ पाएगा ना, वो थोड़ी देर में थक जाएगा। ऐसे सेल्स के लिए भी है कि सेल्स जब नई होती है, यंगर होती हैं, तो उस कंडीशन में उनके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाई होता है। तो मेटाबॉलिज्म हाई है, तो हाई मेटाबॉलिज्म के लिए हमको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे सेल की एज हुई, ओल्ड सेल्स हुई, बूढ़ी सेल्स हुई, उनके में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ठीक कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म का अमाउंट घट जाता है, इससे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट भी घट जाता है। क्लियर? ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस बेसिक इतना ही है, ठीक। अब साइटोप्लाज्म के अलावा अब हम लोग के पास कुछ होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, वैक्यूल्स हो गया, इन लोग के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, ये इतना साइटोप्लाज्म समझ में आया कि नहीं? ये भी लिख ही लो, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो साइटोप्लाज्म, द वर्ड ऐसे लिखो, साइटोप्लाज्म हेडिंग डाल लिया है, लिखो ले। द वर्ड साइटोप्लाज्म इज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। साइटोप्लाज्म शब्द स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। द टर्म
साइटोप्लाज्म इज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। ठीक है, साइटोप्लाज्म टर्म जो है किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। साइटोप्लाज्म शब्द जो है स्ट्रासबर्गर ने दिया था। ठीक, अब ये सब लिख ही लियो। न्यूक्लियोप्लाज्म लिखो, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और लिखो ऑर्गेनेल्स प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस इंक्लूजन बॉडी इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। क्या चीज़? इसमें साइटोप्लाज्म का है, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों है ना, तो वही बोल रहे हैं, उसको तोड़ के बोल दी। इंक्लूजन बॉडी के बारे में 2 लाइन लिख लेना। इंक्लूजन बॉडी हेडिंग डाल लो और 2 लाइन लिख लो। इंक्लूजन बॉडीज पहले लिखोगे, इट इज़ नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। इट इज़ नॉन लिविंग, इट इज़ नॉन लिविंग, मेटाबॉलिक गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। इट इज़ नॉन लिविंग, नो डेफिनेट पोजीशन, नो डेफिनेट पोजीशन और शेप। इनका कोई निश्चित जगह नहीं होता, इनका कोई निश्चित जगह व संरचना नहीं होती, इनकी कोई निश्चित जगह व संरचना नहीं होती है। नो डेफिनेट पोजीशन और शेप। इट इज़ फॉर्म्ड शेप, शेप। इट इज़ रिजल्ट ऑफ, यह परिणाम है मेटाबॉलिक गतिविधियों के, यह मेटाबॉलिक गतिविधियों के परिणाम है। इसलिए इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी मेटाबॉलिक गतिविधियों के परिणाम है। इंक्लूजन बॉडी इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल में लिखो, फूड वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। क्या बोले थे, कहाँ पे? रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब सिंपल, इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं जो लिख रहे हो? कोई अगर ऐसा लगे कोई वर्ड जिसमें समझ में ना हो, पूछो। आ रहा है? क्या क्या बात बोल रहे हो? मेटाबॉलिक तो रासायनिक जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर, उन्हीं की वजह से इंक्लूजन